हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आज हम जानेंगे हिंदी बी के सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, वो भी एक ही वीडियो में। इस वीडियो से दो तरह के स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा। पहला, जिन स्टूडेंट्स ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। और दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स वो जिन्होंने अभी तक हिंदी बी में कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत कम पढ़ा है। ऐसे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ ही मिनटों में उनको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी हो जाएगी और ये उनके लिए बेस्ट वीडियो होगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए तुम शुरू से एंड तक देखना। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम स्पर्श का गद्यखंड एवं पदखंड तथा संचयन के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज देखेंगे, आज जानेंगे। हिंदी बी से जुड़े और भी मटेरियल्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं स्पर्श की पहली कविता से। पहली कविता है साखी और इसके कवि हैं कबीर। इन साखियों में कबीर ईश्वर प्रेम के महत्व को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस पाठ से सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। तीसरा प्रश्न है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। इस पाठ से भाव स्पष्ट करने वाले भी 3 प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला, बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र ना लागै कोई। दूसरा प्रश्न है इसके लिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। और तीसरा भाव वाला स्पष्ट करने वाला प्रश्न है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। इस चैप्टर में, इस पाठ में इतने ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। अब चलेंगे नेक्स्ट पोएम में। आपका अगला पाठ है पद और इस पद की लेखिका हैं, इस पद की रचनाकार हैं संत कवि या संत कवित्री मीराबाई। इस कविता में मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं और लाड़ भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। इस पाठ में आपके लिए मात्र 4 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला प्रश्न, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है। दूसरा प्रश्न, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। 2 प्रश्न जो मैं आगे बता रहा हूं वो पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने वाले प्रश्न हैं। पहला, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। दूसरा प्रश्न जो है, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। तो इस पाठ से मैंने आपको 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिए। आपको देखना है कि क्या आपने ये प्रश्न तैयार किए हैं या नहीं। अगर आपने इन्हें तैयार कर लिया है तो आप इन्हें रिवाइज कर लें, और अगर आपने अभी तक इनको तैयार नहीं किया है तो आप इसे याद कर लें। तो इस पाठ में इतने ही प्रश्न थे। अब हम लोग चलेंगे अगले पाठ में। अगला कविता वाला जो पाठ है हमारा वो है मनुष्यता। मनुष्यता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इस कविता में कवि मानते हैं कि वो उन मनुष्यों को ही महान मानेंगे जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। लोग उसे जन्मों जन्म तक, समय के लंबे अंतराल तक याद रखते हैं। इस पाठ से मैं आपको मात्र 7 प्रश्न बताऊंगा। पहला प्रश्न, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। दूसरा प्रश्न, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है।
तीसरा प्रश्न, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। और पांचवा प्रश्न है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। इन 5 प्रश्नों के अतिरिक्त 2 भाव स्पष्ट करने वाले प्रश्न भी हैं। पहला, रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दूसरा भाव स्पष्ट करने वाला प्रश्न है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तो ये थे इस पाठ से अति महत्वपूर्ण 7 प्रश्न। मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बात के लिए सॉरी बोलना चाहूँगा, मैं इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि मैं ये वीडियो बहुत ही अत्यंत कम समय में और बहुत ही कम टाइम में बना रहा हूँ। आप लोगों के पास भी समय नहीं बचा है, लगभग में आप लोग तैयारी कर चुके होंगे। बस आप लोग इन प्रश्नों को देख लें और अपने लिए तैयार कर लें और रिवीजन कर लें। अब चलते हैं अगले पाठ में। अगली कविता है हमारी पर्वत प्रदेश में पावस। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। यह कविता हमें प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों निरखने की अनुभूति देती है। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहां क्यों किया है। तीसरा, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं। अगला प्रश्न, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। इस पाठ में भाव स्पष्ट करने के लिए भी एक प्रश्न है जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो ये सारे थे। आपको इन सारे प्रश्नों को एक बार अच्छे ढंग से देख लेना है और इनके उत्तरों को भी आपको तैयार कर लेना है। साथ ही आपको जांच लेना है कि आप इन प्रश्नों के लिए कितने तैयार हैं। अगली कविता है तोप। तोप के कवि हैं वीरेंद्र दंगवाल। इस कविता में कवि हमें यह याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी, लेकिन करते कराते वह हमारी शासक बन बैठी। उन्होंने इस देश में अनेक प्रतीक छोड़े। हमें इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहां पांव न जमाने पाए जिसके इरादे नेक ना हो। अब देखते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा, कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है। तीसरा प्रश्न भाव स्पष्ट करने वाला प्रश्न है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो इस पाठ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम लोग देखेंगे अगली कविता को, जिसके कवि हैं कैफी आजमी। कविता का शीर्षक है कर चले हम फिदा। इस कविता में, जो कि युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया एक गाना था, एक गीत था, ऐसे ही सैनिकों की हृदय की आवाज बयान की गई है जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। तो आइए इस पाठ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं। दूसरा, ये भाव स्पष्ट करने वाला प्रश्न है। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई,
फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। दूसरा प्रश्न भी भाव स्पष्ट करने वाला है। छू ना पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। आइए अब चलते हैं अगली कविता में। इस कविता का शीर्षक है, इस पाठ का शीर्षक है आत्मतरान। इस कविता के कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कविता का भाव यह है कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने का सामर्थ्य है, क्षमता है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते। कवि यह बिल्कुल नहीं चाहता कि वही सब कुछ कर दे। कवि कामना करता है कि किसी भी आपद विपद में, किसी भी द्वंद्व में सफल होने के लिए संघर्ष वह स्वयं करे, प्रभु को कुछ न करना पड़े। इस पाठ से आपके लिए 6 टेक्स्ट बुक प्रश्न क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। पहला, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है। दूसरा, आत्मतरान शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तीसरा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं, लिखिए। चौथा प्रश्न, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हां तो कैसे? इसके अतिरिक्त 2 भाव स्पष्ट करने वाले भी प्रश्न हैं। पहला, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू क्षय। दूसरा, तरने की हो शक्ति अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो, सांत्वना नहीं सही। अब यहां से हम लोग स्पर्श के स्टोरी सेक्शन में चलेंगे। इस सेक्शन में सबसे पहला चैप्टर है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब नाम के इस चैप्टर के, इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। कहानी में बताया गया है कि एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वो जो कुछ भी करें वो छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के चक्कर में बड़े भाई साहब का बचपन बर्बाद हो जाता है। इस चैप्टर से पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरा क्वेश्चन, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? अगला सवाल, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? अगला क्वेश्चन, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? और लास्ट क्वेश्चन, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? आगे चलते हैं इसी पाठ में। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? अगला क्वेश्चन, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? अगला क्वेश्चन, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। और फिर अगला क्वेश्चन, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? आशय स्पष्ट करने वाले प्रश्नों में से पहला प्रश्न, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। अगला क्वेश्चन इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4, आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। आप इन सारे प्रश्नों को या तो टिक लगा लें या अपनी नोट्स में देखकर दाग लगा लें या फिर इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर में, अगले पाठ में। चैप्टर का शीर्षक है डायरी का एक पन्ना। इस पाठ के लेखक हैं सीताराम सेक्सरिया। इसमें बताया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस जोश खरोश से मनाया था। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित किया गया है।
ये पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही ये भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। तो आइए फटाफट से इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? अगला प्रश्न, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? अगला सवाल, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गईं? अगला सवाल, आज जो बात थी वह निराली थी, किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी? स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? अगला सवाल, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। अगला क्वेश्चन, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गईं, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। इस चैप्टर से आशय स्पष्ट करने वाला भी एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। तो ये थे सारे इस पाठ के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला चैप्टर है ततारा वामीरो कथा। इस पाठ के लेखक हैं लीलाधर मंडलोई। लेखक इस पाठ में बताना चाहता है कि प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। चलिए अब इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला सवाल, ततारा ने वामीरों से क्या याचना की? दूसरा सवाल, ततारा और वामीरों के गांव की क्या रीति थी? अगला सवाल, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? अगला सवाल, ततारा वामीरों की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? अब अगला सवाल चलते हैं। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वामीरों से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? अगला क्वेश्चन, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। और इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। प्रोज सेक्शन का अगला पाठ है हमारा तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। इस पाठ के लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। लेखक ने हमें बताया है कि जब कोई फिल्मकार किसी साहित्यिक कृति को पूरी लगन और ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है बल्कि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बेहतर संदेश देने में भी कामयाब रहती है। साथ ही लेखक ने यह भी बताया है कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना कठिन और जोखिम का काम है। अब जल्दी जल्दी से हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया? अगला क्वेश्चन, फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे? अगला क्वेश्चन, तीसरी कसम फिल्म को
सेल्यूलाइड पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? अगला क्वेश्चन है, शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। आगे चलते हैं। इसी चैप्टर में लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है? शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषताएं हैं? अपने शब्दों में लिखिए। अगला क्वेश्चन, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन, व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। और फिर इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, उनके गीत भाव परवण थे, दुरूह नहीं। अब हमारे सामने है अगला चैप्टर, अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। इस पाठ के लेखक हैं निदा फाजली। लेखक ने हमें बताया है कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीम करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें खत्म हो गईं, या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर आज भी वे एक आशियाने की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। साथ ही लेखक ने हमें यह भी बताया है कि अब यही आदमी अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जात को भी बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं करता। अब इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? अगला सवाल, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? और फिर अगला सवाल, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? अब अगला प्रश्न फिर देखते हैं, मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? स्पष्ट कीजिए। इस चैप्टर से पहला आशय स्पष्ट करने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। भाव स्पष्ट करने वाला, आशय स्पष्ट करने वाला दूसरा प्रश्न है, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहां वहां डेरा डाल लिया है। अब हम लोग चलेंगे पतझड़ में टूटी पत्तियां। लेखक हैं रविंद्र केलेकर। लेखक ने इस पाठ में अपनी रचना से एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा दी है। तो चलिए इस पाठ का सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, जो आपके परीक्षा के उद्देश्य से आपके लिए महत्वपूर्ण है। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? अगला सवाल, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन, शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है? स्पष्ट कीजिए। और इस चैप्टर से लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं? स्पर्श का लास्ट चैप्टर प्रोज सेक्शन से जो है वो है कारतूस। कारतूस के लेखक हैं हबीब तनवीर। इस लेख के द्वारा हबीब तनवीर ने हमें बताया है कि एक ऐसे जाबाज के कारनामे का उन्होंने वर्णन किया है जिसका एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना। इस चैप्टर से आपके लिए 7 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे?
दूसरा क्वेश्चन, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? तीसरा सवाल, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? अगला क्वेश्चन, सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? अगला क्वेश्चन, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था कैसे? स्पष्ट कीजिए। और इस चैप्टर से लास्ट सवाल, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। तो बच्चों, ये थे स्पर्श के कविता सेक्शन और कहानी सेक्शन के अत्यंत महत्वपूर्ण टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। अब हम लोग चलेंगे संचयन में। संचयन का पहला चैप्टर है हरिहर काका। हरिहर काका के लेखक हैं मिथिलेश्वर। हरिहर काका में लेखक ने समाज की बिगड़ती दशा तथा परिवार और धर्म में बढ़ रहे लालच के प्रति लोगों को सचेत किया है। इस पाठ से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? अगला क्वेश्चन, ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? अगला सवाल, हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? अब आते हैं अगले पाठ पे। पाठ का नाम है सपनों के से दिन। इस पाठ के लेखक हैं गुरदयाल सिंह। इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमें संदेश दिया है कि शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों के साथ मार पिटाई के स्थान पर प्रेम से काम लें तथा बच्चों को पढ़ाई के प्रति उपेक्षा का व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर से आपके लिए 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पहला, क्वेश्चन नंबर 6, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भाग जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? अगला क्वेश्चन, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और लास्ट क्वेश्चन, प्रायः अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए, खेल आपके लिए क्यों जरूरी है? और ख, आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति न हो? संचयन का लास्ट चैप्टर है, अंतिम पाठ है टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला के लेखक हैं डॉक्टर राही मासूम रजा। इसमें लेखक ने हमें बताया है कि प्रेम जाति, धर्म और उम्र के बंधनों से परे है। इस पाठ से आपके लिए केवल 3 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? अगला क्वेश्चन, पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? अगला सवाल, टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। और अंतिम प्रश्न, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। बताइए, ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? ख, एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? और ग, टोपी की भावात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। तो इस तरह से बच्चों मैंने हिंदी बी के सारे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आपको बता दिए। उम्मीद है इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और यकीन जानिए यही सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।